सरकार बनने के बाद ये पहला मौका था जब मुलायम ने सभी मंत्रियों को अपने आवास पर बुलाया हो। अचानक बुलाई गई इस मीटिंग का मतलब साफ था। बैठक के लिए जाते वक्त हर मंत्री के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। कुछ मंत्री अपनी इस शिकन को छिपाने के लिए भले ही मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके इस मुस्कुराहट के पीछे छिपे डर को साफ महसूस किया जा सकता था। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बंद कमरे में प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों पर कैसे कहर बरपा। एक एक मंत्री की मुलायम ने किस तरह लगा और मंत्रियों के चेहरे के हाव भाव क्या थे। बंद कमरे की इस हकीकत की एक एक बात आज हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश सरकार के मंत्रियों की जमकर क्लास ली। मुलायम के निशाने पर हर वो आमो खास मंत्री रहा जिसने चुनाव में या तो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई या फिर जिम्मेदारी लेने से बचता रहा। जी हां, तो आइए सबसे पहले आपको अब दिखाते हैं कि आखिरकार नेताजी ने इस बैठक को शुरू कैसे किया। जब तमाम मंत्री सामने बैठे थे और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव एक मंच पर बैठे थे और सामने वाली कुर्सियों पर तमाम मंत्री बैठे थे, किस तल्ख अंदाज में और किस सख्त अंदाज में मुलायम ने इस बैठक को शुरू किया, इस क्लास को शुरू किया, पहले यह देखिए। बंद कमरे में 5 घंटे तक चली इस बैठक में मुलायम और अखिलेश कुछ इसी तरह बैठे थे और बाकी मंत्री दोनों के सामने ठीक ऐसे ही बैठे थे। बैठक की शुरुआत में ही मुलायम एकदम सख्त नजर आए और मुलायम ने इस बैठक की शुरुआत करते हुए कहा, आप सबको मालूम है कि आपको यहां क्यों बुलाया गया है। आप सभी अपना इस्तीफा लाए हैं या नहीं। मुलायम के ये शब्द सुनते ही हॉल में खामोशी छा गई। सब मंत्रियों की सांसें अटक गई और पसीना छूट गया। लेकिन इसके बाद मुलायम ने कुछ ऐसा कहा कि मंत्रियों को अपना पसीना पोंछने का वक्त मिल गया। किसी का इस्तीफा नहीं होगा, ना ही विभाग में फेरबदल होगा। यह मीडिया अपने आप सबका इस्तीफा ले रहा है और विभाग बदलवा रहा है। लोकसभा चुनावों में हमारी हार हुई है और इसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं। आप लोगों को 1 साल से अपने आचरण में सुधार के लिए कह रहा हूं, लेकिन मेरी कही हुई बात का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। ना आप जनता में गए, ना आपने जनता का भरोसा जीता, ना किसी घटना के होने पर परिवार से मिलने गए, ना ही सरकार के काम को जनता तक पहुंचाया। क्या ऐसे चुनाव जीतोगे? मुलायम यही नहीं रुके, उनके चेहरे का रंग सुर्ख लाल हो गया था। मुलायम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इसके बाद बेहद तल्ख लहजे में मुलायम ने कहा, बड़ी मुश्किल से मैंने इस पार्टी को खड़ा किया। मैं ऐसे पार्टी को डूबने नहीं दूंगा। सबको अपने अंदर सुधार लाना होगा, नहीं तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। मुलायम के सख्त लहजे को सुनकर तमाम मंत्री एक बार फिर बेचैन हो गए। लेकिन नेताजी रुकने वाले नहीं थे। नेताजी ने अपने हाथ में एक रजिस्टर उठाया और कहा, मंत्री लोग ये ना सोचें कि उनके काम की जानकारी मेरे पास नहीं हो। मंत्री लोग क्या करते हैं, सबका कच्चा चिट्ठा मेरे पास है। सभी मंत्रियों का काला चिट्ठा मेरे पास है। कौन ठेकेदारी कर रहा है, कौन खनन करने में जुटा है, कौन ट्रांसफर पोस्टिंग करा रहा है, कौन गुंडागर्दी करा रहा है और कौन सरकार की छवि खराब करने में लगा है। मुलायम के ये तेवर देखकर सब मंत्री खासे असहज महसूस कर रहे थे। सबके दिलो दिमाग में यह सवाल कौन रहा था कि मुलायम के सख्त रुख का खामियाजा किसी को भी भुगतना पड़ सकता है। आगे इस बैठक में मुलायम ने क्या कहा और मंत्रियों ने क्या जवाब दिया, 5 घंटे तक चली इस बैठक की एक एक बात आज हम आपको इंडिया न्यूज पर बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। जी हां, रविवार के दिन यह बैठक हुई, लेकिन इस बैठक का एक एक सच, इस बैठक में क्या कुछ हुआ, इस बैठक का पूरा सूरत हाल हम आज प्राइम टाइम में आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ विपिन चौबे भी जुड़े हुए हैं। विपिन, अभी हमने दर्शकों को बताया कि इस बैठक की शुरुआत किस तरह से तल्ख लहजे में मुलायम ने की। एक एक कर हम तमाम बातें दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन इस बैठक की शुरुआत जिस तरह से मुलायम ने की, यानी इस शुरुआत से ही मुलायम ने साफ कर दिया था। और इस बैठक के शुरू होते जो तमाम मंत्री वहां बैठे थे उनके पसीने छूट गए थे। मुलायम ने जो शुरुआती दौर में जो बात कही, विपिन। बिल्कुल, देखिए, शनिवार की शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास सभी मंत्रियों को फोन करके ये कहा गया। सबसे पहले मुलायम सिंह यादव ने 5 विक्रमादित्य मार्ग वहां से पार्टी ऑफिस में फोन करवाया और ये कहा कि जितने भी मंत्री हैं सबको ये बोलो कि रविवार सुबह में 9 बजे मेरे आवास पर पहुंचे। इतना सुनते ही पार्टी ऑफिस से तमाम मंत्रियों को एक एक करके फोन जाने लगे और जिस मंत्री के पास फोन जाता, क्योंकि जिस तरह से मीडिया खबरें चला रहा था, अटकलें लग रही थी, सोर्सेस के हवाले से हमें खबर मिल रही थी और शुक्रवार को या शनिवार की शाम को ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की राज्यपाल से मुलाकात, ये तमाम चीजें एक सीक्वेंस में हुई थी और उसको लेकर यह कहा जा रहा था कि अब तो गाज गिरनी तय है। शुरुआत से अब देखिए, जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उसके बाद से पहले यह कहा गया कि राज्य मंत्री पर गाज गिरेगी, फिर यह कहा गया कि अधिकारियों पर गिरेगी, फिर उसके बाद समीक्षा बैठक की गई और अगला नंबर सीधे तौर पर अगर देखें तो मंत्रियों का था। यह बात मंत्री भी जानते थे कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है और इसी बात को लेकर शनिवार के शाम तकरीबन 4 बजे मुख्यमंत्री की राज्यपाल से मुलाकात हुई और 6 बजे तमाम मंत्रियों के पास मुलायम सिंह यादव की तरफ से फोन गया कि 9 बजे आपकी बैठक है, आपको आना होगा। ये सुनते ही सभी मंत्रियों के कान खड़े हो गए। उनको लग गया कि अब तो कुर्सी गई, यानी जिसकी गलती है, जो कद्दावर नहीं है, जिसने गलतियां की हैं, जो पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ा पाया, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी थी, उन सभी की कुर्सियां गई। जिस तरह से खबरें चल रही थी, सुबह 9 बजे सब रुहासा चेहरा लेकर, खामोश, बिल्कुल गमगीन मुद्रा में मुलायम सिंह यादव के आवास पर पहुंचते हैं। एक एक करके सबके अंदर एंट्री है। सब 57 मंत्रियों को छोड़ दें, क्योंकि रघुराज प्रताप सिंह, ओम प्रकाश सिंह, वसीम अहमद और फरीज महमूद किदवई, ये 4 मंत्री नहीं पहुंचे थे किसी कारणवश। इन्होंने अपनी आने में असमर्थ थी अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से। बाकी के जितने मंत्री बचे, यानी 56 मंत्री, उन तमाम मंत्रियों को बुलाया गया, सब पहुंचे, सबको कहा गया कि आप बैठिए। उसके बाद जब जैसे सारे मंत्री अंदर बैठे, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की एंट्री होती है और सामने के मंच पर, सामने के जो मेज लगी हुई है उस पर वो लोग बैठते हैं। मुलायम सिंह शुरुआत इसी से करते हैं कि आपको पता है कि आपको यहां बुलाया किस लिए गया है, लेकिन मुलायम का जो लहजा था रविवार को वो बिल्कुल बदला हुआ था, बिल्कुल सख्त दिख रहे थे। जो एक मुलायम सिंह यादव के बारे में गाना कहा जाता है कि मन से है मुलायम और इरादे हैं लोहा। बिल्कुल, तो विपिन कुल मिला के यानी शुरुआती दौर में ही नेताजी ने अपने इरादे दिखा दिए थे। विपिन आपके पास दोबारा आएंगे और आइए अब दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह से मुलायम ने एक लिस्ट तैयार करके रखी थी और लिस्ट में एक एक करके मंत्रियों का नाम सामने आने लगा। किस तरह से तमाम मंत्रियों की धड़कनें बढ़ी, किस तरह से पसीने छूटे, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मुलायम के सख्त तेवर कायम थे। बैठक में मौजूद सभी मंत्री बेहद ध्यान से मुलायम को सुन रहे थे। इसके बाद मुलायम ने कागज निकाला और सभी मंत्रियों की जिलेवार एक एक कर रिपोर्ट पढ़ना शुरू की। सबसे पहले शुरुआत बलिया से की गई, जहां पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर चुनाव हार गए। इस रिपोर्ट को पढ़ते वक्त मुलायम ने कहा है बलिया वाले मंत्री जी, बलिया वो सीट है जिस पर चंद्रशेखर जी हमेशा चुनाव जीतते थे, लेकिन अंबिका चौधरी आपने, राम गोविंद चौधरी आपने और नारद राय तुमने बलिया की सीट हरवा दी हमें। 3 मंत्री जिले में होने के बाद भी चुनाव हार गए। मैंने तुम लोगों से खुद फोन करके चुनाव में लगने के लिए बोला, इसके बाद भी मेहनत नहीं हुई, यह ठीक बात नहीं है। बलिया के इन तीनों मंत्रियों की जब मुलायम ने क्लास लगाई तो पूरा हॉल सन्न रह गया। तीनों मंत्रियों के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, लेकिन मुलायम कहां रुकने वाले थे। इसके बाद मुलायम ने कहा, पूरे प्रदेश में 6 या 7 मंत्रियों को छोड़ दें तो बाकी किसी मंत्री ने चुनाव में काम नहीं किया। कुछ नेता यहां ऐसे बैठे हैं जो कहते थे मंत्री बना दो, वो कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कुछ करना तो दूर,
ये लोग अपने विधानसभा में वोट तक नहीं दिलवा सके। इसके बाद अब बारी थी फैजाबाद की, जहां पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां से मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे की तरफ नेताजी ने देखा और बोलना शुरू किया। तुम तो अपनी विधानसभा में भी नहीं जितवा सके और उल्टा पार्टी के विरोध में बयान देते हो। नेताजी दरअसल मुझे पता है कौन क्या करता है। गुंडागर्दी करके पार्टी की छवि खराब की जा रही है, उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं। अवैध खनन पर क्या बयान दिया था कि इस्तीफा दोगे? अभी तो इस्तीफा। नेताजी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मीडिया ने गलत दिखाया है। मीडिया को गलत बता रहे हो, सही दिखाया तो आरोप लगाओगे। क्या आपने खंडन किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? यहां से निकलने के बाद तुरंत कर देना, नहीं तो ठीक कर दूंगा। पवन पांडे को नेताजी ने जिस तरह से नसीहत दी, उसके बाद पूरे हॉल में दूसरे मंत्रियों के पसीने छूट गए। विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। विपिन हमारे साथ लगातार लखनऊ से बने हुए। विपिन, तो बलिया और फैजाबाद के मंत्रियों की क्लास सबसे पहले लगाई और बेहद तल्ख अंदाज में मुलायम ने लगाई, हमने दिखाया क्या कुछ इस बैठक में कहा। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि फैजाबाद और बलिया के मंत्रियों के पसीने तो छूट ही गए, नेताजी ने जिस तरह से तेवर दिखाए। जहां बिल्कुल जिस अंदाज में मुलायम बैठे हुए थे, जिस अंदाज में बातचीत कर रहे थे और जिस तरह के लहजे में बातचीत कर रहे थे, उसको लेकर मंत्रियों में हवाइयां उड़ी हुई थी। चेहरे से रौनक गायब थी, चेहरे पर गंभीरता और मुलायम के हर एक बात उन्हें बाणों की तरह उनके शरीर में चुभ रही थी। सबसे पहले मुलायम ने बलिया का जिक्र किया। बलिया से सीधे बलिया का नाम लेते, कहां गए बलिया वाले मंत्री जी? तीन मंत्री मैंने बना रखे हैं, तीनों कैबिनेट मंत्री हैं, कहां है वो तीनों मंत्री? पीछे दुबके छुपे हुए बैठे थे राम गोविंद चौधरी, बेसिक शिक्षा मंत्री, विकलांग कल्याण विभाग, राजस्व पहले जिसके पास राजस्व विभाग था अंबिका चौधरी, और नारद राय खेल मंत्री। इन तीनों मंत्रियों को उठाया गया। बोले मंत्री जी आप लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहते थे यहां कर देंगे, वहां कर देंगे, जिता देंगे पार्टी को, ऐसा कर देंगे वैसा। और नारद राय तुम तो अंतिम में मंत्री बने थे, तुम तो इसी शर्त पे बने थे पार्टी की नैया पार करा देंगे। पार्टी की नैया तुमने डुबो दी। क्योंकि अगर बलिया की तस्वीर को समझना है तो वहां पर जो तबका है वो नीरज शेखर से बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं रखता है, नीरज शेखर का विरोधी माना जाता है। चंद्रशेखर के बेटे हैं और एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार सांसद रहे हैं। नारद राय से उनका 36 का आंकड़ा है और इस बार के चुनाव में भी, क्योंकि जब नारद राय को मंत्री बनना था, ऐसा बताया जाता है, हमारे जो सूत्र बताते हैं कि नारद राय के मंत्री बनने का सबसे बड़ा रोड़ा था वो नीरज शेखर थे। और अब जब नीरज शेखर चुनावी मैदान में थे तो नारद राय ने अपने तमाम घोड़ों को खोल दिया था कि किसी तरह से नीरज शेखर चुनाव हार जाए, ऐसा लोग बताते हैं। इस बात की शिकायत कई बार आला कमान से भी हुई, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने सबको फोन करके समझाया कि ये मेरा अपना चुनाव है, नीरज शेखर को भूल जाओ और समाजवादी पार्टी को वोट दिलवाओ, तुम्हें जितवाना है। उसके बावजूद पार्टी का जो भितरघात है, पार्टी के अंदर जो आपस में कलेश है, वो सामने आया और नीरज शेखर बुरी तरह से चुनाव हार गए और तीनों मंत्रियों को खड़ा करके डांट लगाई और कहा कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, फालतू के मंत्री तुम लोग बनकर बैठे हो, तुम लोग को मंत्री बनाने से पार्टी का कोई फायदा नहीं है, तुम लोगों ने लुटिया डुबो दी। इसके बाद सीधे बलिया से उठते हैं मुलायम सिंह यादव और फैजाबाद पर आकर गिरते हैं। फैजाबाद में एक ऐसा चेहरा जो सबसे जूनियर है और सबसे टॉप बनने की कोशिश करता है, पवन पांडे। तेज नारायण पांडे है राज्य मंत्री, लेकिन तमाम कैबिनेट मंत्रियों के ऊपर अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। वहां पर मित्रसेन यादव जो पार्टी के उम्मीदवार थे वो बेहद पुराने हैं, बेहद एक्सपीरियंस हैं और पार्टी के लॉयलिस्ट में से एक माने जाते हैं। उसके बावजूद इनका अपना जो टशन है, यानी पार्टी के लोगों से, चाहे वहां के लोकल लीडर और मंत्री अवधेश प्रसाद हो, उनसे भी इनकी नहीं बनती है, मित्रसेन यादव से नहीं बनती है, पार्टी का जो लोकल संगठन है नहीं बनती है। और पिछले 2 सालों की सरकार में पवन पांडे हमेशा लाइमलाइट में रहे हैं। उसकी वजह यह रही है उनका गुंडागर्दी वाला आचरण, अपराधियों को शरण देना, टोल प्लाजा पर मारपीट करने वालों को बचाना, उनको शेल्टर देना, अवैध खनन में अभी हाल ही में नाम आना, अधिकारियों को धमकी देना और तो इनके वजह से एक परिवार का महीनों तक रेलवे स्टेशन पर सफर गुजारना, यानी जिंदगी सफर वहां व्यतीत करना, ये तमाम पूरा परिचय रहा पवन पांडे का, जिससे मुलायम सिंह यादव बखूबी वाकिफ हैं। और इससे पहले कई शिकायतें उनसे हो चुकी थी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के लहजे में पवन पांडे जैसे लोगों को एक्सीडेंटल विधायक कहा जाता है, जो किस्मत से चुनकर आते हैं और अगली बार चुने नहीं जाएंगे, इस बात की गारंटी वो लोग देते हैं। तुरंत उसने बोला, मुलायम सिंह यादव ने बोला एक्सीडेंटल विधायक कहां है,
तो पवन पांडे की हवाइयां उड़ी हुई थी, वो खड़े हुए और कुछ कहना चाहा। मुलायम सिंह यादव ने डपट कर उन्हें बताया कि चुपचाप बैठो और मेरे सामने जुबान मत खोलना, क्योंकि तुमने जो किया है तुम्हारा काला चिट्ठा मेरे पास है और तुम पार्टी के विरोध में बयान देते हो, तुम पार्टी से इस्तीफा दोगे, इतनी बड़ी हैसियत है तुम्हारी, इतनी औकात हो गई तुम्हारी। पवन पांडे फिर बोलने की कोशिश करते हैं, फिर मुलायम सिंह डपट कर बता देते हैं और अखिलेश की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये तुम्हारे वाले हैं। कहीं ना कहीं वो अखिलेश यादव की टीम में है। इस बात को लेकर मुलायम सिंह यादव समझते हैं और डांटते हैं कि तुम मीडिया के विरोध में हो, मीडिया को उल्टी सीधी बातें कहते हो, उल जुलूल बयान देते हो, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हो और व्यक्तिगत हितों को तुम ऊपर रखते हो। वहां के पार्टी कैंडिडेट को तुमने सपोर्ट नहीं किया और तो करवा के अवैध खनन करवाते, अधिकारी कार्रवाई करता है तो इस्तीफे की धमकी देते हो। तुम्हारी इतनी मजाल हो गई, इस्तीफा दो तुम इसी वक्त, अभी के अभी इस्तीफा दो। इतना सुनते ही पवन पांडे के बिल्कुल सांप सूख जाता है और वो कुछ कहने में असक्षम दिखाते हैं। उसके बाद पवन पांडे अपनी सफाई देते कहते हैं कि मीडिया उनके खिलाफ है। इस बात पर भी मुलायम सिंह यादव उनके अगेंस्ट में जाते हैं और कहते हैं मीडिया सच दिखाता है तो तुम्हें अपनी खिलाफत लगती है, मीडिया से तुम लोग दूरी बनाकर रखते हो। और तो और अगर तुमने कोई बयानबाजी नहीं किया और मीडिया उसको चला रहा है तो क्या तुमने खंडन किया? पवन पांडे के पास जवाब नहीं था। तकरीबन 30 सेकंड की चुप्पी के बाद पवन पांडे बोलते हैं और कहते हैं नहीं किया। मुलायम सिंह यादव फिर डपटते हुए कहते हैं कि बाहर निकलो, तत्काल जाकर खंडन करो। लेकिन 24 घंटे बाद भी अभी भी खंडन नहीं आया है, क्योंकि बयान सही था, मीडिया ने कोई तोड़ मरोड़ के नहीं पेश किया था, जो उन्होंने बोला था वही दिखाया था। और ऐसे ही लोग पार्टी का सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। इस बात का आकलन मुलायम सिंह यादव कर पाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव इस बात का आकलन करने में असक्षम है। शायद यही वजह है कि पार्टी को उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल विपिन, आप हमारे साथ बने रहिए। तो हम एक एक बात बता रहे हैं कि इस 5 घंटे की बैठक में क्या क्या हुआ, किस किस मंत्री के साथ क्या हुआ। तो हमने बताया कि किस तरह से बलिया और फैजाबाद के मंत्रियों की क्लास लगी, पवन पांडे की किस तरह से क्लास लगी, विपिन एक एक बात बताई। और हम इस पूरी बैठक का सूरत हाल आपको ग्राफिक के जरिए भी दिखा रहे हैं। या छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और इसके बाद अब आपको बताएंगे कि मुलायम सिंह यादव की इस क्लास में अब किसकी बारी आने वाली थी और अब कौन मंत्री मुलायम सिंह के निशाने पर थे, ये आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इस 5 घंटे की पूरी बैठक का सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं, एक एक बात आपको बता रहे हैं। इस ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जिद सच की बेलगाम खबरें जिनका पेशा भी है और पहचान भी, खबरें जिनका जुनून भी है और जान भी, खबरें जिनका अनुभव भी है और अरमान भी। 24 घंटे 7 दिन जो करते हैं आपको खबरदार। खबरों के सिपहसालार रोहित सावल के साथ देखिए प्राइम टाइम, सिर्फ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। रात 10 बजे तक देश प्रदेश की हर खबर की दस्तक। देखिए रोजाना रात 10 बजे देश प्रदेश, सिर्फ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बेलगाम खबरें जिनका पेशा भी है और पहचान भी, खबरें जिनका जून भी है और जान भी, खबरें जिनका अनुभव भी है और अरमान भी। 24 घंटे 7 दिन जो करते हैं आपको खबरदार। खबरों के सिपहसालार रोहित सावल के साथ देखिए प्राइम टाइम, सिर्फ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ईमानदारी का मुखौटा नहीं चलेगा, जनता से धोखा नहीं चलेगा। झूठ, फरेब, गिरह, गांठ सब खुलेगी, क्योंकि हम सच साथी हैं। होगी बात तो ठोक। लाइव प्रसारण कर सकते हैं आप। किसी भी खबर का वीडियो कहीं भी भेज सकते हैं तुरंत, अपने शहर अपने गांव से। लाइव सर्विस के फ्रेंचाइजी बनकर बेहद कम इन्वेस्टमेंट, हर रोज कमाई। बड़े बड़े नेता और जनता को आप दिखाएंगे हर चैनल पर लाइव। अपने इलाके के सबसे अहम व्यक्ति बन जाएंगे आप। लाइव सर्विस के फ्रेंचाइजी बनकर
ज्यादा जानकारी के लिए SMS या कॉल करें। भरोसेमंद, जिम्मेदार, निष्पक्ष रोहित सावल के साथ देखिए प्राइम टाइम। जी हाँ, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। प्राइम टाइम में आज हम आपको बता रहे हैं 5 घंटे तक चली इस बैठक का एक बात, एक तस्वीर, एक सूरत हाल की क्या कुछ इस बैठक में हुआ, किस तरह से मुलायम सिंह यादव ने तमाम मंत्रियों की क्लास लगाई। हमने आपको दिखाया कि बलिया और फैजाबाद के मंत्रियों की किस तरह से मुलायम सिंह यादव ने क्लास लगाई। अब आइए आगे दिखाते हैं आपको कि इस बैठक में अब किसकी बारी थी। अब बारी आजमगढ़ जिले की थी। आजमगढ़ में भी नेताजी को खुद चुनाव जीतने में पसीने छूट गए थे। ऐसे में जिले के मंत्रियों की धड़कनें बढ़ना लाजमी था। नेताजी ने जब आजमगढ़ के बारे में बोलना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने बलराम यादव और दुर्गा प्रसाद यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन लोगों के कहने पर मैंने आजमगढ़ का चुनाव लड़ा। नेताजी का इतना भर कहना था, दोनों मंत्रियों के हाथ पांव फूल गए। अगर मैंने वहां मैनेजमेंट नहीं किया होता तो चुनाव हार ही जाते। मेरा इतना बड़ा नाम था तब चुनाव जीते हैं, नहीं तो इन दोनों ने तो मुझे आजमगढ़ ले जाकर फंसा ही दिया और चुनाव भी हरवा दिया था। मैंने वहां सबको भेजा, फोन किया, खुद गया, तब जाकर चुनाव जीता है। इतने बड़े मंत्री बनते हो, जनता इतनी नाराज है तुमसे, सुधार करो अपने अंदर। पूर्वांचल में पार्टी का मजबूत गढ़ था, लेकिन वहां तुम लोगों ने यह हाल कर दिया। आजमगढ़ के बाद मुलायम ने जौनपुर की तरफ रुख किया। जौनपुर में भी सपा को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में जिले के मंत्रियों पर नेताजी का गुस्सा फूटना लाजमी था। मुलायम ने मंत्री पारसनाथ यादव को निशाने पर लिया और कहा, तुम तो वहां के रहने वाले हो, कैबिनेट मंत्री बनवाया है, तुमको चुनाव लड़वाया, अपनी विधानसभा में वोट नहीं मिला, कैसे और किस बात के मंत्री हो तुम? नेताजी, मैंने तो आपके कहने पर चुनाव लड़ा। ये बात मत करो, दोबारा ये बात मेरे सामने मत करना, ये फालतू की सफाई है। आजमगढ़ और जौनपुर के मंत्रियों की क्लास नेताजी ने जिस तरह से लगाई, उसके बाद बाकी जिलों से ताल्लुक रखने वाले मंत्री सहम गए। मुलायम के सख्त रुख ने कई संकेत दे दिए हैं। विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो विपिन लगातार हमारे साथ बने हुए। विपिन, आजमगढ़ और जौनपुर के मंत्रियों की जिस तरह से क्लास लगाई, तो उस क्लास के पीछे कई संकेत भी छिपे हुए हैं, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि मंत्रियों को भले ही फौरी तौर पर राहत तो मिली हो, क्लास में सब मंत्री चुपचाप नेताजी का गुस्सा सुनते रहे, देखते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो डर है वो अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। और आजमगढ़ और जौनपुर के मंत्रियों की जिस तरह से क्लास लगी, तो जब नेताजी इन दोनों जिलों के मंत्रियों पर बरसे तो पूरी की पूरी सभा थी, पूरी की पूरी बैठक थी, सब लोग हैरान रह गए, दंग रह गए। विपिन, बिल्कुल, मुलायम का गुस्सा देखकर तमाम मंत्री सहमे हुए थे। और जब बात आजमगढ़ की आई, क्योंकि आजमगढ़ पर प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी और मुलायम ये जानते हैं कि अगर मंत्रियों के भरोसे हम रहेंगे तो हम चुनाव हार चुके हैं। शायद यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव खुद कई बार आजमगढ़ गए, वहां व्यक्तिगत तौर पर जो बड़े लोग थे, जो प्रभावशाली लोग थे, एक एक आदमी को फोन करके बोला कि आप मेरा चुनाव मानकर इसे लड़िए, आप चुनाव में उतरिए और मेरी मदद करिए। इसके अलावा पार्टी के जितने लोग थे सभी को फोन करके बोला कि आप आजमगढ़ जाइए, वहां पर मेहनत करिए, पार्टी को जितवाना है और मुझे वहां चुनाव जीतना है। उसके बावजूद महज 50,000 वोटों से मुलायम सिंह जैसे शख्स जीतता है। मुलायम सिंह यादव इस बात को समझते हैं कि अगर वो 50,000 वोटों से, महज 50,000 वोटों से अगर चुनाव जीतते हैं तो उनके अलावा कोई भी पार्टी का बड़ा चेहरा होता तो चुनाव हार जाता। मुलायम ने बकायदा इस बात को कहा कि वो तो मेरा नाम था तो मैं चुनाव जीत गया, वरना पार्टी का कोई और होता तो चुनाव हार जाते। तुम लोगों ने मुझे वहां ले जाकर फंसा दिया। तुम लोगों की तरफ यानी बलराम यादव और दुर्गा प्रसाद यादव दोनों कैबिनेट मंत्री हैं, दोनों कद्दावर मंत्री हैं, दोनों आजमगढ़ से ताल्लुक रखते हैं और आजमगढ़ में दोनों का अपना अपना अलग अलग वर्चस्व है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि सबसे पहले जो टिकट हुआ था आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने का, वो बलराम को टिकट दिया गया था। बलराम यादव ने मुलायम सिंह यादव को सजेशन दिया कि नेताजी
चूंकि रमाकांत यादव का वहां ऑरा बहुत ज्यादा है और बहुत दबंग लोगों में से एक माने जाते हैं। इस लहर में मेरा चुनाव जीतना मुश्किल है। आप चुनाव लड़ेंगे तो उसके कई मायने निकलते हैं। ना सिर्फ आप चुनाव लड़ेंगे बल्कि आसपास की सीटों को भी आप मजबूत कर ले जाएंगे और पार्टी की स्थिति बढ़िया होगी। ये बात कहीं ना कहीं क्लिक की मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव और खासकर आजम खान को सबने हामी भरी कि पूर्वांचल में पार्टी का जो वजूद है वो बहुत पहले जबरदस्त था, लेकिन अब वो कमजोर हो रहा है। पार्टी को बचाना है, गढ़ को बचाना है और पूर्वांचल में अपनी स्थिति को मजबूत करना है तो मुलायम सिंह जैसे नेता को उतरना पड़ेगा। और बहुत कम ऐसा हुआ है कि मुलायम सिंह कभी 2 सीटों से चुनाव लड़े हों, लेकिन फिर भी तमाम मिथ को तोड़ते हुए पुरानी जितनी परंपराएं थी उसको तोड़ते हुए मुलायम सिंह यादव हामी भरते हैं और चुनाव लड़ने के लिए वहां पर्चा दाखिल करते हैं। लेकिन जैसे ही पर्चा दाखिल करते हैं एक मुस्लिम संगठन सामने आता है और उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर देता है। जब मुलायम वहां पहुंचते हैं तो कहते हैं कि वहां की जो लोकल जनता, जो प्रभावशाली लोग हैं, वो जब एक व्यक्तिगत मीटिंग हुई, जो हमारे सूत्र बताते हैं, उस मीटिंग में मुलायम सिंह यादव से लोगों ने जाकर नाम लेकर कहा कि नसीम अहमद, बलराम यादव, दुर्गा प्रसाद यादव, हम चाहते हैं आप चुनाव जीते, लेकिन हम आपको चुनाव हराएंगे, क्योंकि जब हम आपको चुनाव हरवाएंगे तब आप इन तीनों मंत्रियों को हटाएंगे। तो मुलायम सिंह यादव ने उनके सामने रिक्वेस्ट की और यह कहा कि नहीं, आप मुझे चुनाव मत हरवाइए, आप मुझे चुनाव जितवाइए, चुनाव जीतने के बाद भी मैं इन मंत्रियों पर कार्रवाई करूंगा। तब भी लोगों पर यकीन नहीं हुआ। मुलायम सिंह कई बार वहां पर गए, अपने दूत को भेजा, अपने भाई शिवपाल यादव को चुनाव प्रचार कमान की पूरी कमान दी और तमाम तरीके से वहां इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी की गई। हालांकि आरोप इस बीच कई सारे लगे, लेकिन तब जाकर एन केन प्रकारेण पूरा संघर्ष वहां पर हुआ। तब जाकर मुलायम सिंह यादव वहां चुनाव जीतते हैं और वो भी अपने शिष्य, जिस शिष्य को उन्होंने दीक्षा दी हो, जिस शिष्य को उन्होंने शिक्षा दी हो, रमाकांत यादव को, उससे चुनाव जीतने में इतनी भारी मुश्किल। मुलायम सिंह जैसा नेता, जो राष्ट्रीय नेता माना जाता है, इतना बड़ा व्यक्तित्व है, तो इस बात का खामियाजा मुलायम सिंह को उठाना पड़ा और उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने मुझे वहां चुनाव हरवा दिया था। बलराम यादव और दुर्गा प्रसाद यादव, तुम दोनों की वजह से तुम दोनों ने मुझे वहां आजमगढ़ ले जाकर फंसा दिया। वो तो अगर मुलायम सिंह जैसा नाम ना होता तो वहां चुनाव हार जाता और तुम लोगों से मैं बाद में निपटूंगा, लेकिन जो तुम लोगों ने किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। जी बिल्कुल। और विपिन, इसके अलावा जौनपुर की अगर बात करें, जौनपुर में भी सपा को हार का सामना करना पड़ा, जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। और यहां के मंत्री जो पारसनाथ यादव की बात करें तो उनकी भी क्लास लगाई मुलायम सिंह यादव ने। देखिए, पारसनाथ यादव भी सीनियर मिनिस्टर हैं और जौनपुर से ताल्लुक रखते हैं। लोकसभा चुनावी मैदान में वो खुद उतरे थे, क्योंकि वो किसी को लड़वा नहीं रहे थे, खुद की अपनी जिम्मेदारी थी। जौनपुर उनकी अपनी सीट है और अपने गढ़ में, क्योंकि बाकी उम्मीदवारों की बात करें, रवि किशन बाहर से आए थे, जो दूसरे बीजेपी के उम्मीदवार थे वो एक डमी कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि जौनपुर जो धनंजय सिंह वहां से मौजूदा विधायक थे, मौजूदा सांसद थे, वो जेल में थे, जेल से बाहर निकलकर आए थे चुनाव लड़ने के लिए। ये तमाम परिस्थितियां पारसनाथ यादव के फेवर में जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी विधानसभा तक हार गए। यानी एक मंत्री के लिए बड़ा शर्मनाक होता है कि सत्ता में जब वो 2 साल गुजारा हो, आने वाले 3 साल बाकी हो, कैबिनेट मंत्री जैसा रसूख हो और सीधा आशीर्वाद उसे मिला हो खुद सरकार का, उसके बावजूद वो अपनी विधानसभा हार जाता है। बेहद शर्मनाक क्षण। और उसके बाद जैसे ही मुलायम सिंह उनको डपटना शुरू करते हैं, वो खड़े होते हैं और कहते हैं, नेताजी मैंने आपके कहने पर चुनाव लड़ा। इस बात को सुनते ही नेताजी आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं, चुपचाप मुंह बंद करके मेरी बात सुनो, जितना कहता हूं बीच में बोलो नहीं। और तुम इस तरह की बातें करते हो कि मैंने चुनाव लड़वाया, मंत्री किस बात के हो तुम, कैबिनेट मंत्री मैंने तुमको किस लिए बनाया है, तुम तो वहां के रहने वाले, उसके बावजूद विधानसभा अपनी हार गए। तो इस तरह से डांटते हैं और फिर उनको बैठा देते हैं। उसके बाद बागरी अगले मंत्री की आती है और उस पर क्या कुछ बोला यह हम आगे बताएंगे आपको। हाँ बिल्कुल विपिन, आप हमारे साथ बने रहिए। हम लगातार दर्शकों को एक एक बात बता रहे हैं, इस 5 घंटे में क्या कुछ हुआ, किस तरह से जो इस हॉल के अंदर का माहौल था उससे भी आपको रूबरू करवा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे कि अब आगे मुलायम की लिस्ट में किसकी बारी थी और किस मंत्री की क्लास लगी, किस तरह से क्लास लगी और अब की बार मुलायम का गुस्सा कुछ ज्यादा ही था। दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। भरोसेमंद, जिम्मेदार, निष्पक्ष रोहित सावल के साथ देखिए प्राइम टाइम। Dum da dum da dum dum da dum da dum dum bum 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 bum. Congratulations and celebrations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebrations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebrations. When nice guys step up in life, there's no envy, there's only joy. Step up in power, comfort and style. New Activa 125. Step up.
भाग दौड़ भरी जिंदगी थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। हूं ना एकदम फिट और फिट। लो रोजाना रिवाइटल, जियो जी भर के। ऑल न्यू स्टार सिटी प्लस, इसका डिजाइनर स्टाइलिंग आपको बना दे स्टार। तो ये है नया स्टार। और ये दे 86 kmpl माइलेज स्टाइल से। टीवीएस स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। Dr. MGR Educational and Research Institute, University, Madurai, Chennai. कुमाऊं हो या गढ़वाल, पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक, जानिए पूरे उत्तराखंड का हाल। देखिए उत्तराखंड लाइव, रोजाना दोपहर 1:30 बजे और शाम 7:30 बजे, सिर्फ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। रात 10 बजे तक देश प्रदेश की हर खबर की दस्तक। देखिए रोजाना रात 10 बजे देश प्रदेश, सिर्फ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। रात 10 बजे तक देश प्रदेश की हर खबर की दस्तक। देखिए रोजाना रात 10 बजे देश प्रदेश, सिर्फ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बेलगाम खबरें जिनका पेशा भी है और पहचान भी, खबरें जिनका जुनून भी है और जान भी, खबरें जिनका अनुभव भी है और अरमान भी। 24 घंटे 7 दिन जो करते हैं आपको खबरदार। खबरों के सिपहसालार रोहित सावल के साथ देखिए प्राइम टाइम, सिर्फ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। रात 10 बजे तक देश प्रदेश की हर खबर की दस्तक। देखिए रोजाना रात 10 बजे देश प्रदेश, सिर्फ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बेलगाम खबरें जिनका पेशा भी है और पहचान भी, खबरें जिनका जुनून भी है और जान भी, खबरें जिनका अनुभव भी है और अरमान भी। 24 घंटे 7 दिन जो करते हैं आपको खबरदार। खबरों के सिपहसालार रोहित सावल के साथ देखिए प्राइम टाइम, सिर्फ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। रात 10 बजे तक देश प्रदेश की हर खबर की दस्तक। देखिए रोजाना रात 10 बजे देश प्रदेश, सिर्फ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बेलगाम खबरें जिनका पेशा भी है और पहचान भी, खबरें जिनका जुनून भी है और जान भी, खबरें जिनका अनुभव भी है और अरमान भी। 24 घंटे 7 दिन जो करते हैं आपको खबरदार। खबरों के सिपहसालार रोहित सावल के साथ देखिए प्राइम टाइम, सिर्फ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ईमानदारी का मुखौटा नहीं चलेगा, जनता से धोखा नहीं चलेगा। झूठ, फरेब, गिरह, गांठ सब खुलेगी, क्योंकि हम सच साथी हैं। होगी बात तो ठोक। लाइव प्रसारण कर सकते हैं आप। किसी भी खबर का वीडियो कहीं भी भेज सकते हैं तुरंत, अपने शहर अपने गांव से। लाइव सर्विस के फ्रेंचाइजी बनकर बेहद कम इन्वेस्टमेंट, हर रोज कमाई। बड़े बड़े नेता और जनता को आप दिखाएंगे हर चैनल पर लाइव। अपने इलाके के सबसे अहम व्यक्ति बन जाएंगे आप लाइव सर्विस के फ्रेंचाइजी बनकर। ज्यादा जानकारी के लिए SMS या कॉल करें। भरोसेमंद, जिम्मेदार, निष्पक्ष रोहित सावल के साथ देखिए प्राइम टाइम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप प्राइम टाइम देख रहे हैं और प्राइम टाइम में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से मुलायम सिंह यादव ने रविवार के दिन 5 घंटे तक तमाम मंत्रियों की क्लास ली। इस क्लास में क्या कुछ कहा, एक बात आपको बता रहे हैं। इससे पहले कि अगले मंत्रियों की बात करें, विपिन आपके पास एक बार फिर आएंगे।
विपिन, क्या यह माना जाए कि इस क्लास के बाद भले ही नेताजी ने मंत्रियों को यह कहा हो कि हाँ अभी बजट सत्र तक सब ठीक ठाक रहेगा, यह संदेश भी दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं वो बेचैन जरूर है, क्योंकि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने फटकार लगाई है, जिस तरह का सख्त रुख उनका देखा है, उससे लग रहा है कि कहीं सब कुछ ठीक नहीं है मंत्रियों के लिए। क्या यह कहा जा सकता है विपिन? देखिए, समाजवादी पार्टी में ऑल इज नॉट वेल है, ये सब लोग जानते हैं कि जिस दौर से पार्टी गुजर रही है, जिस तरह की पृष्ठभूमि पार्टी की बन चुकी है और जिस तरह से पार्टी का परसेप्शन डेवलप हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक खतरनाक संकेत देता है। दूसरी बड़ी बात, बार बार पार्टी की तरफ से यह क्लेम करना कि कई पार्टी विधायक हमारे टच में है और हम इस सरकार को गिरा देंगे। भले ही आला नेता इस बात से गुरेज करे, भले ही आला नेता इस बात को कंडेम करे, लेकिन चुनाव से पहले लगातार उमा भारती इस बात को कहती आ रही हैं और इस बात का अंदाजा खुद समाजवादी पार्टी को भी है। शायद यही वजह है कि आप देखिए कि राज्य मंत्रियों को हटाया गया जिनको मनोनीत किया गया था, लेकिन जिन विधायकों को मंत्री बनाया गया है उनमें से एक भी मंत्री को अभी टच नहीं किया गया है। और चुनाव के रिजल्ट आए तकरीबन आज ठीक 1 महीने, यानी 16 मई को रिजल्ट आया था, आज 16 जून है, 1 महीने बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। वजह उसकी समझने की कोशिश करिए। मुलायम सिंह यादव एक स्ट्रूड पॉलिटिशियन है, कुछ भी करते हैं बहुत सोच समझकर, आगे पीछे ऊपर नीचे सोचते हैं, उसके बाद ही फैसला लेते हैं। पार्टी जिस दौर से गुजर रही है, जिस तरह का प्रेशर बिल्डअप कर रही है बीजेपी, और खासकर उत्तर प्रदेश में जितनी एग्रेसिव बीजेपी है इस वक्त, इस समय पार्टी को खुद को और अपने संगठन को और पार्टी की मजबूती को बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। शायद यही वजह है कि मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं करना चाहते, क्योंकि हर मंत्री चुना हुआ व्यक्ति है, वो अपने क्षेत्र का विधायक है और जनता ने उसे चुनकर भेजा है। अगर हम किसी मंत्री को टच करते हैं और वो नाराज होता है और पार्टी से 2-3 विधायकों के साथ शिफ्ट होता है, तो पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी होगी। हालांकि जो 224 का आंकड़ा है वो पार्टी को थोड़ा आराम सुकून तो देता है, लेकिन जिस तरह का प्रेशर बिल्डअप बीजेपी कर रही है, जिस स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी काम कर रही है और जितने तेजी से बीजेपी ने ग्रो किया है पिछले 4 महीनों में यूपी में, उसको लेकर पार्टी सकते में है। दूसरी बड़ी बात है कि पार्टी को अपना वजूद बनाना है और जनता के बीच अपना मोरल को हाई रखना है, तो सबसे बड़ी चुनौती है 12 सीटों पर, 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और 1 लोकसभा सीट पर। हालांकि लोकसभा सीट मैनपुरी की, मुलायम की अपनी सीट है, वहां बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन ये 12 की 12 सीटें बीजेपी की हैं और बीजेपी ये सीटें उस वक्त में जीती है जब समाजवादी पार्टी अपने शवाब पर थी, यानी 2012 में जब समाजवादी पार्टी 224 सीटें जीतकर आई थी, तब ये 12 सीटें बीजेपी जीती थी। तो इतना आसान नहीं होगा सत्ताधारी समाजवादी पार्टी को जीतना। इसलिए मुलायम का इशारा साफ था कि फिलहाल मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं, जिससे जो पार्टी और संगठन की मजबूती है वो बरकरार रहे, उपचुनाव पर फोकस करना जिससे मोरल को बढ़ाया जा सके, और जिस तरह का प्रेशर बीजेपी डेवलप कर रही है उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए इस तरह की स्ट्रेटेजी मुलायम सिंह यादव ने अपनाई है। बिल्कुल विपिन, आप हमारे साथ बने रहिए और आइए अब दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिरकार आगे अब किस मंत्री की बारी थी, किस मंत्री का नंबर मुलायम की लिस्ट में था। लोकसभा चुनाव में गोंडा सीट पर मिली हार का दर्द मुलायम नहीं भूले हैं। ऐसे में नेताजी ने गोंडा सीट का भी जिक्र किया। यहां से मंत्री पंडित सिंह को निशाने पर लेते हुए नेताजी ने कहा, पंडित सिंह, मैंने तो तुम्हें मजबूत समझकर टिकट दिया, लेकिन तुम भी चुनाव नहीं जितवा सके। नेताजी पार्टी के मंत्री ही वहां विरोध कर रहे थे, मैं अकेला क्या करता। पंडित सिंह का इशारा गोंडा से दूसरे मंत्री योगेश प्रताप सिंह की तरफ था। कहा जा रहा है कि इस बीच योगेश प्रताप और पंडित सिंह आपस में ही उलझ गए। इसके बाद मुलायम ने योगेश पंडित की तरफ देखते हुए कहा, आपका इशारा किसी और की तरफ है। कौन? वही आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था? नाम लेकर बताइए, इशारा मत कीजिए। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद दोनों मंत्री एक बार फिर आपस में उलझे, लेकिन मुलायम ने डांटकर दोनों को शांत करवाया। अब बारी थी खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की। पिछड़ा वोटर हमेशा हमारे साथ रहा है। ये हम तब की बात कर रहे हैं जब हमने पिछड़ी जाति से कोई नेता नहीं बनाया था, लेकिन इस बार प्रजापति तुमको मैंने प्रदेश का नेता बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, लेकिन एक भी वोट तुम दिलवा ना सके। उल्टा जो वोटर अब तक हमारे साथ था वो भी इस बार छोड़ गया। नेताजी, आप कुछ मत बोलिए। जिस विभाग के आप मंत्री हैं उस विभाग की बहुत शिकायतें हैं। मंत्री बनकर क्या करते हो? ना अपनी जाति बिरादरी वालों से मिलते हो, ना दूसरी पिछड़ी बिरादरी से। ये तो छोड़ो, प्रजापति जाति का भी वोट नहीं दिला पाए। जो वोट था वो तुम्हारी वजह से हमसे अलग हो गया। आचरण में सुधार लाओ और सादगी से रहा करो। गायत्री प्रसाद प्रजापति की क्लास लगाने के बाद अब नेताजी ने एक बार पूरे हॉल में सभी मंत्रियों की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि वो किसी को ढूंढ रहे हो।
इसके बाद अगला नंबर किसका था बताएंगे आपको। आप बने रहिए हमारे साथ। विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। विपिन, अगर गोंडा की बात करें तो गोंडा के मंत्रियों के भी नेताजी ने क्लास ली और ये क्लास कई मायनों में महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बहुत तल्ख अंदाज में गोंडा के मंत्रियों पर बरसे मुलायम सिंह यादव। देखिए, गोंडा की सीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसकी दो तीन वजह हैं। एक तो गोंडा और आसपास के जितने नेता थे वो पार्टी से बागी हो जाना। बात चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह की करें, कीर्तिवर्धन सिंह की करें, आनंद सिंह की करें, इन तीनों को डोमिनेट करने के लिए जिम्मेदारी पंडित सिंह पर दी गई। पंडित सिंह एक पुराने लॉयलिस्ट हैं समाजवादी पार्टी के और मुलायम सिंह यादव को बेहद करीबी लोगों में से एक हैं और विवादों से भी इनका बहुत गहरा नाता है। जैसे ही सरकार बनी, सीएमओ अपहरण कांड में पंडित सिंह का नाम आया, इनको मंत्री पद से हटाया गया और जैसे ही 2 महीना बीता और बात ठंडी हुई, दोबारा पंडित सिंह को मंत्री पद से नवाजा गया। इसके बाद आती है कि पंडित सिंह पर जिम्मेदारी दी गई और पंडित सिंह ने बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से आगे आकर जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उसके बाद 2-3 चीजें हुई। पहली बात, गोंडा का जो टिकट था वो पंडित सिंह ने बदलवाया। पहले कीर्तिवर्धन सिंह को वहां पर टिकट दिया गया था, लेकिन पंडित सिंह ने इस बात का विरोध किया और उसके बाद कीर्तिवर्धन सिंह का टिकट काटकर वहां की मौजूदा विधायक नंदिता शुक्ला को टिकट दिया गया। जैसे ही नंदिता शुक्ला को टिकट मिला, कीर्तिवर्धन सिंह बाकी हो जाते हैं और पार्टी विरोधी बयान देते हैं और उसी के चलते आनंद सिंह, जो कि कृषि मंत्री थे, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। कीर्तिवर्धन सिंह बीजेपी से टिकट झटक कर लाते हैं और चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। उसके बाद उसकी बगल की सीट जो है कैसरगंज से, वहां से ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनको भी, हालांकि वो भी समाजवादी पार्टी में थे और मौजूदा सांसद थे, उनको भी डोमिनेट, उनको भी हराने की जिम्मेदारी पंडित सिंह को ही दी गई। पंडित सिंह भले ही गोंडा सीट से चुनाव न लड़ रहे हो, लेकिन पूरे चुनाव का मैनेजमेंट पंडित सिंह के हाथ में दिया गया। चाहे वो कार्यकर्ताओं का था, चाहे नेताओं का था, चाहे पैसों का मैनेजमेंट था, हर तरह का मैनेजमेंट पंडित सिंह के जिम्मे दिया गया। 2 सीटों का, कैसरगंज और गोंडा का, इन दोनों सीटों पर पंडित सिंह आगे बढ़कर जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। हालांकि दोनों जगह फेल साबित हुए। ब्रिजभूषण शरण सिंह को भी हराने में नाकामयाब हुए और कीर्तिवर्धन सिंह को भी हरा पाने में नाकामयाब हुए। यानी दोनों जगह लुटिया डुबोई इन्होंने। और जैसे ही गोंडा की बारी आई, जिम्मेदारी सीधे तौर पर पंडित सिंह की थी। पंडित सिंह खड़े हुए और बोलना शुरू किए कि पार्टी के लोग, पार्टी के विधायक और पार्टी के सांसद और पार्टी के मंत्री ही पार्टी का विरोध कर रहे थे। योगेश प्रताप सिंह, जो कि वहीं से ताल्लुक रखते हैं, जो वहीं से आते हैं, उनको यह बात नागवार गुजरी। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में पंडित सिंह का निशाना योगेश प्रताप सिंह की तरफ था। योगेश प्रताप सिंह भी खड़े हो जाते हैं और मुलायम सिंह यादव के सामने ही दोनों मंत्री उलझ पड़ते हैं और सीधे तौर पर योगेश प्रताप सिंह कहते हैं कि पंडित सिंह जी, आप इशारों में किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? आखिर गोंडा और कैसरगंज का वो कौन सा मंत्री है जो आपको चुनाव हरवाना चाहता है? साफ साफ बताइए, इशारों में नाम मत लीजिए। दोनों में आपस में आप बहस होती है। उसी दौरान बीच में मुलायम सिंह यादव इंटरप्ट करते हैं बीच में और कहते हैं कि तुम दोनों चुपचाप बैठ जाओ, मुझे सब कुछ पता है कि कौन क्या करता है। ये जो मेरे हाथ में रजिस्टर है, इसमें हर आदमी का खाका है, हर आदमी का लेखा जोखा है, कौन वहां पर विधायकों के साथ बैठता है, कौन जनता के साथ बैठता है, कौन सरकार का काम करता है, कौन पार्टी का काम करता है, कौन अवैध खनन कराता है, कौन ट्रांसफर पोस्टिंग करता है। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है और मेरे सामने बहस मत करो। जितना कह रहा हूं उतना सुनो। तुम दोनों ने वहां पर पार्टी की लुटिया डुबोई है, इस बात को मानो। और पंडित सिंह बेहद करीबी भले हो, लेकिन मुलायम के तल्ख अंदाज कल पंडित सिंह को भी झेलने पड़े और उनको भी डांट डपट कर मुलायम ने बैठाया और कहा कि चुपचाप बैठो, मैं जितना कह रहा हूं उतना सुनो, मेरे सामने ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये जो रजिस्टर है मेरे हाथ में, इसमें सबका लेखा जोखा है विधानसभा वार की। एक मंत्री जो लोकसभा चुनाव लड़ता है, उसे हर विधानसभा में, हर बूथ पर कितने कितने वोट मिलते हैं और विधानसभा में उसे कितने कितने वोट मिले थे। आखिर ये जो चेंजेस, ये जो बीच में गैप आया है, ये 2 सालों में इतना बड़ा गैप पार्टी, संगठन, सरकार में क्यों आया और इसकी जिम्मेदारी क्यों थी और किसकी है? बिल्कुल। तो विपिन, आपने बताया कि गोंडा की बात, लेकिन विपिन इसके अलावा एक और बेहद महत्वपूर्ण नाम, गायत्री प्रसाद प्रजापति। गायत्री प्रजापति को मंत्री बनाया गया, फिर कैबिनेट मंत्री बनाया गया और खासतौर पर पिछड़ी जातियों को लामबंद करने की जिम्मेदारी दी गई। एक यात्रा निकाली समाजवादी पार्टी ने बाकायदा कि जो 17 अन्य पिछड़ी जातियां थी उनको भी शामिल करने की पिछड़ी जातियों में। तो कहीं ना कहीं वो तमाम जो कवायद थी, वो कवायद लोकसभा चुनाव में सिरे नहीं चढ़ी और इसका खामियाजा गायत्री प्रसाद प्रजापति को झेलना पड़ा, क्योंकि नेताजी जमकर बरसे, खूब बरसे गायत्री प्रसाद प्रजापति पर। हमने ग्राफिक के जरिए भी दिखाया। विपिन, देखिए, मैं ये कहूंगा कि पार्टी की गलती नहीं है, जो नेताओं का सिलेक्शन किया गया वो कहीं ना कहीं गलत है। आप देखिए कि एक आदमी जो
अमेठी से ताल्लुक रखता है, पहली बार विधायक चुनकर आता है, इससे पहले वो प्रधान भी नहीं रहा है। मैं बात सीधे तौर पर गायत्री प्रसाद प्रजापति की कर रहा हूं कि जरूरत, औकात और हैसियत से ज्यादा जब किसी इंसान को मिलता है तो शायद ऐसा ही होता है जैसा समाजवादी पार्टी में हुआ है। आप देखिए कि गायत्री प्रसाद प्रजापति अमेठी से ताल्लुक रखते हैं, पार्टी वहां पर चुनाव नहीं लड़ रही थी, इसलिए सीधे तौर पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन हैसियत से ज्यादा इन 2 सालों में समाजवादी पार्टी ने गायत्री प्रसाद प्रजापति को दिया है। कैसे, वो मैं आपको अब बताता हूं। एक सिंपल विधायक जीतकर अमेठी से आता है, इस लहर में जीतकर आता है। ऐसा नहीं कि विपरीत, अगर वो बीजेपी से विधायक होते और उस लहर में जीतकर आते तो मैं कहता कि बड़ा काबिल विधायक था, अपने दम पर जीतकर आया है और वाकई में इसके अंदर कोई बात रही होगी। लेकिन पार्टी जिस लहर में थी उस लहर में गायत्री प्रसाद प्रजापति जीतकर आते हैं। इससे पहले प्रजापति समाज का कोई भी नेता पार्टी में नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद प्रजापति जो समाज है, एक बड़ा तबका समाजवादी पार्टी में यकीन रखता था, उसको वोट देता था, उसकी सरकार बनाता था, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। लेकिन उसके बावजूद गायत्री प्रसाद प्रजापति पहली बार जीतकर आते हैं, पहले मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है और उन्हें राज्य मंत्री बनाया जाता है। थोड़े दिन बीतते हैं, हालांकि वो उन्हें जो विभाग दिया जाता है खनन विभाग, वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के पास वो विभाग होता है और उनके ऊपर कोई नहीं था, तो फ्री हैंड उसको भी माना जाता था। थोड़े दिन और बीतते हैं, ये लगता है कि ओबीसी चेहरे को हम प्रमोट करेंगे, राज्य का बड़ा नेता बनाएंगे तो पार्टी को फायदा होगा। पार्टी इसी स्ट्रेटेजी पर काम करती है। हालांकि फाइनेंशियल तौर पर भी पार्टी को बहुत ज्यादा मदद करते आए हैं, ऐसा आरोप लगता है गायत्री प्रसाद प्रजापति पर। उन पर दोबारा यकीन किया जाता है, 6 महीने के अंदर एक और प्रमोशन मिलता है। पहले जो विधायक सिंपल था उसे मंत्री बनाया जाता है, फिर उसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यानी इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है, उसके ऊपर और भी कोई नहीं है। और फिर 6 महीने अगले बीतते हैं तो फिर उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। 2 साल में 3 बार प्रमोशन पाने वाली इस पूरी सरकार में सिर्फ इकलौता मंत्री था गायत्री प्रसाद प्रजापति। उसके बावजूद चुनाव में 17 जातियों की अगुवाई में एक रथ यात्रा निकाली गई, उसकी भी कमान गायत्री प्रसाद प्रजापति को दिया जाता है। इस दौरान तमाम जो ओबीसी नेता हैं वो असहज पार्टी में महसूस करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी जड़ी बूटी नेताजी और अखिलेश यादव को गायत्री प्रसाद प्रजापति ने खिलाया है कि 2 साल की सरकार में या 1.5 साल की सरकार में 3 बार प्रमोशन, कैबिनेट मंत्री का दर्जा, खनन जैसा विभाग और तो और पूरा रथ यात्रा को हेड करने के लिए दिया जा रहा है। स्पेशली पूरे चुनाव में कुछ एक नेताओं थे जिन्हें हेलीकॉप्टर दिया गया था, उनमें गायत्री प्रसाद प्रजापति एक थे। गायत्री प्रसाद प्रजापति खुद फोन करके कहते हैं मैं आ जाऊं क्या हेलीकॉप्टर से घूमने। इस तरह से नेता उनकी खिल्ली उड़ाते हैं आपस में। जब ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग बैठते हैं तो गायत्री प्रसाद प्रजापति के पास एक सेपरेट हेलीकॉप्टर पूरे चुनाव में रहा है, इस सोच के साथ, इस विचारधारा के साथ कि ओबीसी का नेता है, पिछड़ी जातियों का नेता है, हम इसे बड़ा बनाएंगे तो ये पार्टी को बड़ा बनाएगा। लेकिन पार्टी को बड़ा क्या बनाए, जो पार्टी के पास था वो भी गायत्री प्रसाद प्रजापति जैसे लोग लूट खाते हैं, मटिया मेट कर देते हैं और पार्टी की लुटिया डुबो देते हैं। हालत यह होती है कि 2000 पहले से जो एक बड़ा तबका प्रजापति और ओबीसी वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास था, वो तबका पार्टी से इस कदर नाराज होता है कि वो इनका साथ छोड़ जाता है और जो भी वोट मिलता था वो भी इस बार नहीं मिलता है। नेताजी इसी बात को लेकर नाराज हुए। मुलायम सिंह यादव बेहद तल्ख लहजे में उन्होंने बोला, और जिस लैंग्वेज में उन्होंने बोला, अगर रोहित मैं उस लैंग्वेज की बात करूं कि प्रजापति तू खड़ा हो जा, तू कहता था कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, हेलीकॉप्टर लेकर पूरा चुनाव घूमा है तू, तो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर नेताजी की शैली में अगर बोला जाए तो इस लैंग्वेज में उन्होंने बोला कि तू तो प्रजापति बहुत बड़ा नेता बनता था, मैंने तुझे हेलीकॉप्टर दिया, 2 साल में 3 बार प्रमोशन दिया, कैबिनेट मंत्री बनाया, तू अपनी जाति का वोट तो जोड़ ही नहीं पाया, दूसरी जाति को क्या जोड़ेगा, पार्टी की लुटिया तो तूने ही डुबोई है। जी बिल्कुल। इतना सुनते ही गायत्री प्रसाद प्रजापति कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर मुलायम सिंह पुराने अंदाज में और अपनी उसी शैली में नजर आते हैं और डांटते हुए कहते हैं कि तू कुछ बोलना नहीं, मेरे सामने तुम्हारी बोलने की हैसियत नहीं है, और जो कुछ भी तुमने पार्टी के लिए किया है उसने पार्टी को डुबो दिया है, लेकिन पार्टी को मैं डूबने नहीं दूंगा। बड़ी मुश्किल से मैंने पार्टी को खड़ा किया है और जो भी ऐसा काम करेगा उसे पार्टी में रहने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल तुम बैठ जाओ, तुमसे बाद में बात करूंगा, अकेले में निपटूंगा, लेकिन तुमने पार्टी के साथ विश्वासघात किया और जितनी जिम्मेदारी तुमको बड़ा नेता मैंने बनाया था, तुमने उतना ही छोटा काम किया है। बिल्कुल विपिन, अगली भी हम रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरह से कल तमाम मंत्रियों की क्लास लगाई और इस क्लास में किस तरह से एक मंत्री को मुलायम सिंह यादव ने फटकार लगाई। बहरहाल अब हम इस कार्यक्रम के आखिर में पहुंच चुके हैं। विपिन, एक रिपोर्ट और अभी दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और अहम सवाल विपिन यहां खड़ा हो रहा है। क्या माना जाए इस क्लास को, खास तौर पर जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने तमाम मंत्रियों की क्लास लगाई, क्या कहा जाए, सीधा संकेत यह था, मंत्रियों को संकेत देने की कोशिश थी, हालांकि संकेत नेताजी पहले भी दे चुके हैं, या सीधी ये मंत्रियों को यह कहा जाए कि चेतावनी थी कि अभी अंतिम मौका है, किस तरह से देखा जाए?
देखिए, मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि इस तरह संकेत देने और धमकी देने की जरूरत नहीं है। पार्टी की हनक तब बरकरार होती है जब सरकार काम करती है, कार्रवाई करती है। दूसरी बात, अपने और पराये को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। काम करने वाले यानी परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैं देख, मीडिया मैनेजमेंट के नाम पर सरकार के पास क्या है? एक भी आदमी नहीं है। पूरे प्रदेश में इतनी बड़ी पार्टी जिसका इतनी बड़ी प्रदेश में सत्ता कायम हो, उसका सिर्फ एक प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी, जो खुद कभी चैनल पर आते नहीं, खुद बातचीत नहीं करते हैं, और तो और जिसे प्रवक्ता बनाया गया उसे भी रोक दिया गया। कुछ अच्छे लोगों को, मसलन अगर कुछ नेताओं की बात करूं जो पढ़े लिखे हैं, अगर सीपी राय जैसे नेताओं की बात करूं तो सीपी राय एक प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे माने जाते हैं, और तो और आजमगढ़ जाकर सबसे पहले काम करने वाले पार्टी के सबसे बड़े नेता, सबसे पहले नेता है। और इतना ही नहीं, मेरे सूत्र बताते हैं कि सबसे पहले चुनाव में हार के बाद जिम्मेदारी लेते हुए अगर किसी राज्य मंत्री ने, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने इस्तीफा दिया था तो वो सीपी राय थे। और तो और जो पार्टी फंड से खर्चा दिया जाता है जब भी कोई नेता प्रचार करने जाता है, तो वो बकायदा जो सीपी राय जब चुनाव से वापस लौट के आए, कैटेगराइज में मैं कह रहा हूं रोहित, जिसका नाम लेकर, वो बचा हुआ खर्चा वो पार्टी फंड में वापस करते हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो पढ़े लिखे हो, जो अच्छा वक्ता हो, जो पार्टी के लिए काम करते हो, जमीन पर उतरते हो, नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ते हो और पार्टी की जो पुरानी शैली है उसको समझते हो और पार्टी के लिए लॉयल हो। ऐसे लोगों को एक फौज, लंबी चौड़ी फौज खड़ी करनी पड़ेगी जिसका अकाल है समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी में जो फायदा उठाने वाले लोग हैं, नॉन परफॉर्मिंग लोग हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हो चाहे नेता हो, ऐसे लोगों की बहुत लंबी चौड़ी फौज है। पार्टी को सोचना पड़ेगा, मीडिया मैनेजमेंट के नाम पर सोचना पड़ेगा, मीडिया में पार्टी की स्थिति को बेहतर तरीके से रखना, रिप्रेजेंट करना, ऐसे लोगों की जरूरत है, अच्छे नेताओं की जरूरत है, अच्छे वक्ताओं की जरूरत है और ईमानदार लोगों की जरूरत है। अब वहां खनन करने वाले लोगों की आवश्यकता नहीं है, वहां पर टोल प्लाजा लूटने वालों की आवश्यकता नहीं है, गुंडागर्दी करने वाले लोगों की आवश्यकता नहीं है और पुलिस वालों से लड़ाई करने वाले की आवश्यकता नहीं है। सड़क पर आम आदमी का कॉलर पकड़ने वाले लोगों को और गाड़ी पर झंडा लगाने वालों की जरूरत नहीं है। पार्टी को कैडर की जरूरत है, पार्टी को विचारधारा की जरूरत है, पार्टी को शैली की जरूरत है, पार्टी का मोरल, ये तमाम जरूरतें समाजवादी पार्टी के। विपिन, एक और अहम सवाल उठ रहा है, सवाल ये कि लंबी क्लास लगती रही और अखिलेश यादव इस पूरे क्लास के दौरान चुपचाप बैठे रहे नेताजी के बगल में, कुछ भी नहीं बोले, ध्यान से सुनते रहे। इसे किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, अब अखिलेश यादव की स्थिति ऐसी है कि आगे कुआं है और पीछे खाई है। आगे आएंगे तो डांट पड़ेगी, बोलेंगे तो डांट पड़ेगी। और वैसे भी समाजवादी पार्टी मुलायम यादव सुप्रीमो के साथ साथ उनके पिता हैं और पहले भी वो कई बार क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि मुझे याद है पिछले 2 सालों में तकरीबन 6 बार ऐसे मौके आए जब मंच पर उन्होंने बाकायदा एक बेटे की तरह उन्होंने डांटा, एक मुख्यमंत्री की तरह नहीं। तो उनकी डांट को वो बेटे की तरह लेते हैं, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री उनको वो डांट समझनी पड़ेगी। और दूसरी अहम बात यह है कि मुलायम सिंह यादव को सिर्फ बेटा समझकर ट्रीट नहीं करना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा कि सामने अब जो बेटा बैठा हुआ है वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं बल्कि इस प्रदेश का भी बेटा है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है। लिहाजा उसे फ्री हैंड काम करने को नंबर 1 देना पड़ेगा, उसे टीम बनाने का मौका दे। और अगर जहां सलाह की जरूरत पड़े, जैसे जिस तरह का ट्रेंड समाजवादी पार्टी में जो साक्षात मुख्यमंत्री वाली बात कही जाती है, मुख्यमंत्री किसी फाइल पर साइन करते हैं तो पहले मुलायम सिंह यादव को दिखाया जाता है, इस तरह की बातें कही जाती हैं। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सोर्सेस बताते हैं ऐसा होता है समाजवादी पार्टी में। तो जब तक पावर सेंटर अलग अलग होंगे, पावर सेंटर बिखरे हुए होंगे, तब तक पार्टी और संगठन में बिखराव होगा। पावर सेंटर जिस दिन एक बनेगा, मुलायम सिंह यादव संरक्षक की भूमिका में आएंगे, पार्टी को सलाह देंगे और पार्टी को बताएंगे ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है और ये बुरा है, ना कि पार्टी के फैसलों को इंप्लीमेंट करें और फ्री हैंड देकर एक मुख्यमंत्री को बोले कि तुम सरकार चलाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं संरक्षक की भूमिका में आऊंगा। और दूसरी बड़ी बात, जब मुलायम सिंह यादव, आपका जो सवाल था, जब डांट रहे थे तो अखिलेश यादव करते क्या? बोलते तो भी डांट सुनते, नहीं बोल रहे थे तो सुन ही रहे थे। इनडायरेक्ट वे में मुलायम की बंदूक मंत्रियों के कंधे पर थी, लेकिन निशाना किसकी तरफ था, बंदूक का मुंह किसकी तरफ था? वो अखिलेश यादव की तरफ था, क्योंकि 2012 के चुनाव की अगुवाई भी अखिलेश यादव ने की थी, 14 के चुनाव की अगुवाई भी अखिलेश यादव ने की थी। एडवर्टाइजमेंट, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, मीडिया, सब कुछ अखिलेश यादव के हाथ में था, लेकिन सब फेल साबित हुआ क्योंकि ट्रेंड बदल रहा है। लोगों को समझना पड़ेगा, टेस्ट को समझना पड़ेगा और लैपटॉप और टैबलेट के बलबूते और बेरोजगारी भत्ता और कन्या विद्याधन के बलबूते आप एक बार सरकार बना चुके हैं। बार बार उन्हीं बातों को रिपीट करके आप दोबारा सत्ता में नहीं आने वाले। आप किसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात को देखना पड़ेगा। जब वाराणसी में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे तो वहां कैलाश चौरसिया जैसा कैंडिडेट देने का मतलब क्या है? ये कई सवाल है। विपिन, एक और रिपोर्ट बचती है, हम ये रिपोर्ट दर्शकों को दिखा दें कि आखिरकार नेताजी का अब आखिरी चरण में, इस बैठक के आखिरी दौर में किसका नंबर अगला था। अब बारी थी कन्नौज की, जहां से डिंपल यादव बेहद कम अंतर से चुनाव जीती। ऐसे में यहां के मंत्री की धड़कनें बढ़ना तो लाजमी था।
ऐसे में मुलायम ने मंत्री शिव कुमार बेरिया पर सीधा मोर्चा खोल दिया। कहां है तुम्हारा वोट बैंक, बताओ। कन्नौज जो हम लाखों से जीतते थे उसे 19,000 से मुश्किल से जीत पाए हैं। ये बड़े मंत्री हैं, इनका चलता तो ये तो कन्नौज भी हमें हरवा देते। क्या तुम्हारा सारा वजूद खत्म हो गया है? जीती हुई सीट भी नहीं जितवा पाते हो। इसी दौरान मंत्रियों को डांटते डांटते मुलायम ने अखिलेश को भी नहीं बख्शा। ये जो आपके वाले हैं ये तो अपनी विधानसभा में भी सैकड़ा वोट नहीं पाए हैं, इनका क्या करें? और राजेंद्र चौधरी जिन्हें हर जगह लेकर घूमते हो, दाहिने बैठाते हो, कोई काम नहीं आए। हारने वाली सीटों पर ये लोग आपको लेकर गए। बताओ, जो सीट हार रहे थे उन सीटों पर रोड क्यों किया? ऐसे चुनाव जीतोगे? दरअसल मुलायम का इशारा अखिलेश के वाराणसी और लखनऊ के रोड शो पर था। इसके बाद मुलायम के निशाने पर मंत्री अभिषेक मिश्रा आए। ये आपके वाले हैं, बताओ। इनके अपने बूथ पर भाजपा को 400 वोट मिले हैं और इन्हें 29 वोट मिले हैं। मंत्री हैं ये, नेता बनते हैं, 29 वोट पाते हैं अपने बूथ पर। जनता के बीच नहीं जाते हैं, न जनता से मिलते हैं और नेता बनते हैं। सुधर जाओ, ऐसी नेतागिरी नहीं चलेगी। इसके बाद नंबर आया राजेंद्र सिंह राणा का। राजेंद्र सिंह राणा पर भी मुलायम काफी सख्त दिखे। मंत्री बना दो, मंत्री बना दो। बना दिया मंत्री। क्या किया तुमने? दूसरे कामों से फुर्सत मिलेगी तभी तो जनता के लिए काम करोगे। मुलायम सिंह यादव ने 5 घंटे तक चली इसी बैठक में जिस तरह से एक एक मंत्री की क्लास ली, उससे साफ है कि नेताजी समझ गए हैं कि अब मुलायम अंदाज काम नहीं आएगा। तमाम मंत्री यही दुआ कर रहे थे कि जल्द से जल्द ये बैठक खत्म हो, लेकिन बैठक अभी बाकी है। मंत्रियों की क्लास में मुलायम ने बंदूक मंत्रियों के कंधे पर रखी और निशाना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर लगाया। मुलायम ने साफ किया कि सीएम के सलाहकार अच्छे नहीं हैं। शायद यही वजह है कि पार्टी जिन 2 सीटों यानी वाराणसी और लखनऊ की जिन 2 सीटों पर जीतने की उम्मीद भी नहीं रखती थी, वहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से रोड शो करवाया गया, जबकि मुलायम ने इन 2 सीटों पर रैली करने के लिए भी मना कर दिया था। जी हां, तो आपने देखा कि किस तरह से नेताजी की ने ये क्लास लगाई और किस तरह से एक मंत्री को सख्त हिदायतें और तल्ख लहजे में नेताजी ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। विपिन, इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने होते। विपिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को इस पूरे 5 घंटे का पूरा सूरत हाल दिखाने के लिए तो हमने आपको दिखाया कि 5 घंटे तक चली ये बैठक, कैसे बैठक चली और क्या कुछ इस बैठक में हुआ। तो फिलहाल आज प्राइम टाइम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुमाऊं हो या गढ़वाल,